हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 24 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है विजय राय ने, हरिधर जो द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने, या फिर बुक्का द्वितीय ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है विजयनगर राज्य की स्थापना करने वाले यहाँ देख सकते हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से इससे और देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। और उनके पिता जो कि संगम के नाम पर उनका वह संगम वंश कहलाया। ठीक है, और हरिहर और बुक्का जो कि कांपिली राज के मंत्री थे। ठीक है, मंत्री थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस डेट के साथ पूछे जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि इनमें से किसने कृष्ण नदी के सहायता नदी के जो दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस जगदेवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अमोध वर्ष प्रथम, या बलाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, या फिर प्रतापरुद्र द्वितीय। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें बताई जा रही है हरिहर प्रथम के बारे में बताई जा रही है, जिसने देख सकते कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी जो कि तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। ठीक है, देख सकते हैं कि जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी कि भगवान विरूपाक्ष की है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अपनी जो कि मधुरा यानी कि विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। ठीक है, तो ऑप्शन है भारती थी, गंगा देवी थी, या फिर वर्णविका थी, या फिर विजिका थी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली जो कवयित्री कौन थी, तो गंगा देवी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1352 से लेकर 1353 ईस्वी में हरिहर जो कि प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार नेतृत्व में। ठीक है, और कुमार कंपन जो कि सवल के नेतृत्व में। ठीक है, देख सकते हैं दूसरी कुमार कंपन के अडयार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। ठीक है, आगे देख सकते हैं उसकी पत्नी जो कि गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ जो कि मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। ठीक है, देख सकते हैं कि कुमार कंपन जो कि बुक्का राय जो कि प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने कि बहमनियों से गोवा को छीना। ठीक है, जैसे तो ऑप्शन है कि हरिहर प्रथम है, हरिहर द्वितीय है, बुक्का प्रथम है, या विदेव राय द्वितीय है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें बताई जा रही है हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने
देख सकते हैं कि पहले शासक थे जो कि जिसने कि बहमनियों से गोवा को छीना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो कि 1377 से लेकर 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। ठीक है, और उसने देख सकते हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, उसने कनारा, मैसूर और त्रिचनापल्ली और कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि 1377 में सुल्तान जो कि मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। ठीक है, आगे और तमाम बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं। ठीक है, कि हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में जो कि बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीनना था। ठीक है, देख सकते हैं कि वह शिव के विरूपाक्ष रूप का क्या था, उपासक था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं पहला है कि नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। ठीक है, दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ठीक है, तीसरा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ठीक है, और चौथा है कि कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध जो कि भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। ठीक है, तो आप इसे कोड के माध्यम से इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, कि पहला अगर बात करें, नरसिंह सालुम ने संगम वंश का अंत किया। ठीक है, और उसने देख सकते हैं कि जो राज सिंहासन छीन कर सालुब वंश का आरंभ किया। ठीक है, बिल्कुल सही बातें हैं। आगे देख सकते हैं कि वीर नरसिंह ने अंतिम जो कि सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया, बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा देख सकते हैं कि वीर जो नरसिंह जो कि उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, बिल्कुल सही है। और चौथा देख सकते हैं कृष्ण जो कि देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध जो भाई अच्युत देव राय थे, बिल्कुल यहाँ सही है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 बिल्कुल सभी बातें सही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह जो कि सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदयुक्त करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। दोस्तों तमाम यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं कि उसने 6 वर्षों तक शासन किया और देख सकते हैं कि वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र जो कि इमांडी नरसिंह और सालुब वंश का अंतिम शासक को देख सकते हैं कि पदयुक्त करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाल दी। ठीक है, आगे देख सकते लिखा हुआ, ठीक है, कि देख सकते हैं कि 1509 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उसका जो कि अनुज कृष्णदेव राय ने 1500 जो कि 9 से लेकर 29 तक के सिंहासन पर रहा। ठीक है, देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं और बातें बताई जा रही हैं। देख सकते हैं कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा जो कि भाई अच्युत देव राय हुआ। ठीक है, और जिसने कि 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो तमाम बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन है कुली कुतुब शाह है या कुतुबुद्दीन ऐबक है या इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध देख सकते हैं कि यहाँ जो इसने लड़ा था कुली कुतुब शाह से इसे लड़ा था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विजयनगर के राजा जो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ठीक है, देख सकते हैं। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, और आगे देख सकते जब कृष्णदेव राय जो कि उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल जो कि कोंडबिंदु आदि के किलों को जीत लिया। ठीक है, आगे देख सकते इसके पश्चात उसने विजयनगर
जो कि विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, ठीक है। और देख सकते कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच में संघर्ष हुआ, जिससे कि कुतुब शाही सेना जो कि पराजित हुई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से तमाम बातें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ठीक है। तो 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, या 8 जो कि परामर्शदाता थे, या फिर 8 महान सेनापति थे। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कृष्णदेवराय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे, देख सकते हैं कि 8 तेलुगु जो कि कवि थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कृष्णदेवराय का शासनकाल जो कि विजयनगर में साहित्य का जो कि क्लासिकी युग माना जाता था, ठीक है। और उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कि घोषित करते थे आगे जैसे, इसलिए इनके दरबार जो इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कृष्णदेवराय ने अर्थभोज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में दे सकते हैं कि पेंडाना सर्व प्रमुख था, जो कि संस्कृत और तेलुगु दोनों ये जानता था, ठीक है, दे सकते हैं। और उनकी प्रमुख रचनाएं दे सकते हैं कि स्वरोचित, संभव और मनु रचित है, ठीक है। और कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। दोस्तों तमाम बातें यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे दे सकते हैं यहाँ बातें जो बताई जा रही है कि उनकी जो प्रमुख रचना दे सकते हैं कि अमृत जो कि मलयान थी, ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, ठीक है। जैसे किसकी, तो कृष्णदेवराय की। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे जैसे किसकी आंतरिक जो जैसे कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी, ठीक है। और उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों तमाम जो कि बातें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जो फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करें। तो एक में देख सकते हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमृत जो कि मलयान ग्रंथ की रचना की थी। और दूसरा है कि कृष्णदेवराय को आर्द्रभोज के नाम से जाना जाता था। और तीसरा है कि उनके दरबार में अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुघोषित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञात था। तो आपको यहाँ पर कोड के प्रयोग से सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो अगर बातें करें हम, ठीक है, देख सकते हैं कि विजयनगर के जो शासक जो कृष्णदेवराय ने अमुक्त मलयान ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल बातें सही है, ठीक है। और देख सकते हैं कृष्णदेवराय को आद्य जो कि भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कथन 1 और 2 यहाँ पर सही है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर जो में साहित्य क्लासिकी का युग कहा जाता था। और इनके दरबार में देख सकते हैं कि तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान जो कि अष्टदिग्गज सुघोषित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट जो कि एक कवि थे, ठीक है। और उनकी प्रमुख रचना देख सकते हैं कि अमृत मलयान थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है, ठीक है। देख सकते कृष्णदेवराय ने आद्यभोज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों काफ़ी तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, इस सारे को आपको ध्यान रखना है। और देख सकते हैं और ये बातें बताई, उनके दरबार को जो कि अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुघोषित करता था, जो कि संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञात था। उसकी प्रमुख रचनाएं दे सकते कि स्वरोचित, संभव और मनु रचित है, ठीक है। तो ये तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विजयनगर का प्रसिद्ध जो कि हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ठीक है। देख सकते कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और हरिहर प्रथम। तो आप इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो कि विजयनगर का प्रसिद्ध जो कि हजारा मंदिर देख सकते कृष्णदेवराय जो कि के शासनकाल में से निर्मित हुआ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विजयनगर का प्रसिद्ध जो कि हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि अब्बू रज्जाक जो कि विजयनगर आया था, ठीक है। तो देवराय प्रथम के राजकाल में, देवराय द्वितीय के राजकाल में, कृष्णदेवराय के राजकाल में या वीर विजय के राजकाल में। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब्बू रज्जाक जो विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के काल में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि फारसी जो कि राजदूत अब्बू रज्जाक जो संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक के यानी कि जो शासन काल था, ठीक है, देवराय द्वितीय का जो शासन काल में विजयनगर आया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निकोली कोंटी कौन थी, ठीक है। देख सकते तो ऑप्शन है कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, इटली का एक यात्री जिसने कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ठीक है, और एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि निकोली कोंटी के बारे में पूछा जा रहा है कि एक इटली की यात्री थी जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम्स छोटा हो चाहे एग्जाम्स बड़ा हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि निकोलो कोंटी इटली का एक मतलब यात्री थी जिसने देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। आगे देख सकते कि निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे कि दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया था, ठीक है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया था, ठीक है। और निकोलो कोंटी ने लिखा विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, ठीक है, जो कि कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं और उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो निकोली कोंटी के द्वारा तमाम बातें को बताई जा रही है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते पुर्तगाली जो कि लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो ऑप्शन है कि कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखांकन में या फिर भविष्यवाणी में। तो आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को यहाँ बताना है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है पुर्तगाली जो कि लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं देख सकते हैं कि यहाँ पर कुश्ती हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया और लेखाकरण हो गया और भविष्यवाणी हो गया। ये तमाम जो कि चीज़ों में यहाँ की जो महिलाएं निपुण थी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के पुर्तगाली लेखक जो कि फर्नांडो नूनिज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा की थी, ठीक है। और वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा, ठीक है। और नूनिज घोड़े का व्यापारी था, ठीक है। और नूनिज के जो अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र और लेखाकरण, भविष्यवक्ता और तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी, ठीक है। आगे दस्ते के राजप्रसाद में रहने वाली जो इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध में ले जाते थे, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आपको नीचे कूट दिए गए, ठीक है। तो कंबन हो गया, कुट्टन हो गया और नन्हे हो गया और टिक्कन हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि नन्हे हैं और एक टिक्कन है, ठीक है। तो दोनों को बात आपको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्हे ने प्रारंभ किया था, ठीक है। जिसने 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरने द्वारा इसे किया गया, ठीक है। और ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में क्या थे, विख्यात है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के वैदिक ग्रंथों में जो कि भास्कर सायन को आश्रय प्राप्त था, ठीक है। तो परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या फिर वाकाटक राजाओं का। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि वैदिक ग्रंथों के जो कि भाष्यकार जो सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जैसे कि वैदिक ग्रंथों के जो कि भाष्यकार जो कि सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला, ठीक है, जो कि संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें कि हरिहर और बुक्का जो कि सर्वाधिक उपस्थित थे, ठीक है। आगे जैसे कि तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित जो कि अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिणा तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी, ठीक है। उसने इस साहित्यिक जो कि कार्य में उन्हें तत्कालिक प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई जो कि वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार राय जो कि सायन से प्रेरणा मिली थी, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं, ठीक है। देख सकते हैं हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय या कुलोत्तुंग प्रथम या फिर राजराय प्रथम। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कृष्णदेव राय के जो यहाँ पर जो राजरोहण है उनकी अब देख सकते हैं कि 500 वर्ष गुजर गए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कृष्णदेव राय का राजरोहण जो कि 1509 ईस्वी में हुआ था, ठीक, तथा उसने 1529 तक शासन किया, ठीक है। और वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम जो कि 1336 लेकर 1356 ईस्वी तक एवं बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। उसके बाद जैसे कि पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें और तमाम बातें देख सकते हैं कि कुलोत्तुंग प्रथम जो कि 1070 से लेकर 1120 ईस्वी जो कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था, ठीक है। और वर्ष 2008 में देख सकते हैं कृष्णदेव राय के राजरोहण के 500 वर्ष जो कि यहाँ पर पूरे हो गए थे, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है। और देख सकते हैं कि यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राजरोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खनुआ का या फिर खानवा युद्ध हुआ था, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, क्या तालीकोटा का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध जो कि बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, ठीक है। देख सकते हैं कि फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तागड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित है। दोस्तों यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों देख सकते तालीकोटा के युद्ध के समय में विजयनगर का शासक जो कि सदाशिवराय जो कि 1542 लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी, ठीक है। और राम राय जो कि एक क्या था, योग्य शासक था, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखनी है। आगे जैसे उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ, ठीक है। आगे दे तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन जो कि निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सदाशिव था, तिरुमल था, या फिर रंगा द्वितीय था, या फिर वेकंट द्वितीय था। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था, आप देख सकते हैं कि वेकंट द्वितीय था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के अरबीडू वंश की स्थापना देश के 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल के ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेंडुकोंडा में की थी, ठीक है। देख सकते हैं कि इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम था, ठीक है। और रंग प्रथम के बाद वेकंट द्वितीय शासक हुआ, ठीक है। और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था, ठीक है। और वेकंट द्वितीय जो कि राजा
बोडियार का समकालीन था, ठीक है, जिन्होंने कि 1612 ईस्वी मैसूर राज्य की स्थापना की। दोस्तों तमाम यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। तो अधिशेष लगान थी, भू राजस्व थी, या बंदरगाहों से आमदनी थी, या फिर मुद्रा प्रणाली थी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता यहाँ की क्या थी, तो देख सकते हैं कि भू राजस्व थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर और उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड था, ठीक है। आगे देख सकते राजस्व का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिससे कि शिष्ट यानी या फिर राय रेखा के जो कहा जाता था, ठीक है, और भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, ठीक है। तो आप इनमें से सही ऑप्शन बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है। और आगे देख सकते हैं कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देख सकते हैं कि सी में एक और दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था, ठीक है। देख सकते कि सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है, और भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। देश के स्वतंत्र एकत्र जो कि राजस्व जो कि एकत्र करने हेतु जो कि 58 नामक एक अलग विभाग था, ठीक है। और आगे देख सकते कि भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, और सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन, ठीक है। आगे देख सकते समानता भू राजस्व की दर जो कि उपज के 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक थी, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते कि इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था, जो कि मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था, ठीक है। आगे देख सकते कि विवाह कर जो कि बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के आंतरिक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी जो कि स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है अहमदनगर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, हम्पी के बारे में कहे जा रहे, ठीक है, जो कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित यानी कि विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन जो कि राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। विजयनगर काल में बना जो कि विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। और हम्पी जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा, ठीक है। तो हरिहर प्रथम हो गया, बुक्का प्रथम हो गया, कृष्णदेव राय हो गया और उसके बाद एक सालुब नरसिंह हो गया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि विजयनगर के जो शासक बुक्का प्रथम ने देख सकते हैं कि शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। और अपने इस जो शासनिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु जो कि विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार जो कि सायन से प्रेरणा ली थी, ठीक है। देख सकते कि संगम वंशी शासक जो कि बुक्का प्रथम 1356 से लेकर 1377 दे सकते हैं तक इन्होंने और 1374 ईस्वी में चीन में एक सम्राट के पास अपना राजदूत यानी कि दूत मंडल भेजा था, ठीक है। तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रमुख तेलुगु कवि जो कि स्त्रीनाथ किसके दरबार में थे, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय हो गया, देवराय प्रथम हो गया, देवराय द्वितीय हो गया और कृष्णदेव द्वितीय होंगे। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कि प्रमुख तेलुगु कवि जो कि स्त्रीनाथ दे सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर देवराय द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के प्रख्यात जो कि मध्यकालीन तेलुगु कवि स्त्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय यानी कि 1422 से लेकर 46 ईस्वी तक यानी कि दरबार में थे, ठीक है। और देश के वे कोडाबीडू के रेडी शासकों के संरक्षण में भी रहे, ठीक है। और देश के श्रृंगार जो कि नेशधम उनकी प्रमुख कृति थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के किसके राज्य में कल्याण जो कि मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, ठीक है। तो ऑप्शन के चालुक्य है, चंदेल है, राष्ट्रकूट है या विजयनगर है। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात है कल्याण मंडप की रचना देख सकते हैं कि मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट जो विलक्षण था देखते हैं कि विजयनगर राज्य में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर जो कि साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण था, ठीक है। देश के धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडल में जो कि मंडप में जो कि स्थापित कर दी जाती थी। देख सकते हैं कि इसमें देवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के प्रसिद्ध जो कि विद्वान विट्ठल यानी कि मंदिर जिनके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन के बेलूर है, भद्राचलम है, ठीक है, हम्पी है या फिर श्री रंगम है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात करें कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिनकी 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं वह हम्पी में अवस्थित है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय यानी कि 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने जिनका शासनकाल था इन्होंने करवाया था, ठीक है। और इस मंदिर में 56 जो कि तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया, ठीक है। तो तमाम बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ 24 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इसे बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें और इसे ज़्यादा ज़्यादा आप इसे रिवीजन करने के प्रयास करें। तो दोस्तों चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।